भारत में मुगल सल्तनत का जिक्र देखे हमेशा ही होता रहता है, लेकिन जिस सल्तनत ने यहाँ करीब करीब 300 साल राज किया, उसकी नींव आखिर रखी किसने? कैसे पड़ी ये नींव? कौन था वो शख्स जिसने इस इतने बड़े साम्राज्य की शुरुआत की? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सवाल यह है कि एक ऐसा राजकुमार जिसके पास अपना कहने के लिए कोई राजपाट था ही नहीं, उसने हिंदुस्तान जैसे विशाल देश को कैसे जीत लिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव कैसे रख दी जो अगले 300 सालों तक चला। सच कहूं तो एक हारे हुए राजकुमार से हिंदुस्तान का बादशाह बनने का ये जो सफर है ना, वाकई में ये किसी को भी हैरान कर सकता है। अब बाबर की कहानी को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उसकी जड़ों को, मतलब उसके वंश को देखना होगा। उसकी रगों में ना दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था, और शायद इसी ने उसे एक ऐसा बेमिसाल योद्धा बनाया। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, बाबर की विरासत में दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ताकतवर शासकों की छाप मिलती है। एक तरफ पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था, और दूसरी तरफ माँ की ओर से वो चंगेज खान का वंशज था। अब जाहिर सी बात है, इस दोहरी इतनी शक्तिशाली विरासत ने उसके कैरेक्टर को, उसकी सोच को, उसकी महत्वाकांक्षा को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ 12 साल की उम्र थी उसकी जब पिता की मौत के बाद एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। मतलब इतनी कम उम्र में उसने जंग के मैदान में जीत भी देखी और हार का स्वाद भी चख लिया था। लेकिन बाबर सिर्फ एक योद्धा, एक लड़ने वाला सिपाही नहीं था। नहीं, उसका एक दूसरा पहलू भी था जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो तुर्की भाषा का एक बहुत अच्छा कवि था। उसे कुदरत से, प्रकृति से बहुत प्यार था, और उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी इतनी करिश्माई थी कि लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते थे। मगर हिंदुस्तान का बादशाह बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था। इससे बहुत पहले बाबर को एक दो नहीं बल्कि कई नाकामयाबियों का सामना करना पड़ा। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि शायद इन्हीं शुरुआती हार ने, इन्हीं नाकामयाबियों ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। देखिए, उसका पहला लक्ष्य हिंदुस्तान था ही नहीं, कभी नहीं। वो तो मध्य एशिया में, जहां उसके पुरखे थे, अपनी उस जमीन पर एक मजबूत सल्तनत बनाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, कई कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। तो अब सवाल ये उठता है कि जब आपकी अपनी जमीन, आपकी मातृभूमि आपके हाथ से निकल जाए, तो एक नया साम्राज्य बनाने के लिए कोई कहाँ देखे? यही वो सवाल था जिसका जवाब बाबर को हिंदुस्तान की तरफ खींच लाया। जब मध्य एशिया के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए, तो उसने एक नई दिशा में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। अब जिस वक्त बाबर एक नए राज्य की तलाश में भटक रहा था, ठीक उसी समय हिंदुस्तान के अंदर की जो राजनीतिक हालत थी, वो उसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट मौका बनकर सामने आई। तो उस वक्त देखिए हिंदुस्तान में चल क्या रहा था। दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और उसके राज से कई अमीर और सरदार खुश नहीं थे। पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोदी, जो दिल्ली से आजाद होना चाहता था। और फिर थे मेवाड़ के शक्तिशाली राजा राणा सांगा, जिनकी इब्राहिम लोदी से पुरानी दुश्मनी थी। तो बस इन तीनों की जो आपसी खींचतान थी ना, उसी ने बाबर के लिए दरवाजा खोल दिया। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। बाबर ने सिर्फ अपनी मर्जी से आकर हमला नहीं किया, उसे बाकायदा बुलाया गया था। दौलत खान और राणा सांगा जैसे भारतीय शासकों ने ही उसे इब्राहिम लोदी पर हमला करने का न्योता दिया था। उनकी सोच क्या थी? उन्हें लगा कि बाबर आएगा, लोदी को हराएगा, खूब लूटपाट करेगा और फिर वापस चला जाएगा। और बस यहीं से शुरू होती है उन लड़ाइयों की कहानी जिसने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर ने हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ 3 बहुत बड़ी और निर्णायक लड़ाइयों से मजबूत की। सबसे पहले 1526 में पानीपत की लड़ाई, जिसने उसे दिल्ली का मालिक बना दिया। फिर 1527 में खानवा की लड़ाई, जिसने राजपूतों की तरफ से आ रही सबसे बड़ी चुनौती को खत्म किया। और आखिर में 1529 में घाघरा की लड़ाई, जिसने बचे खुचे अफगान विरोध को भी कुचल कर रख दिया। अब पानीपत की लड़ाई की बात करें तो इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे, और बाबर, उसकी सेना इसके मुकाबले बहुत छोटी थी। मतलब कागज पर देखें तो बाबर की हार लगभग पक्की लग रही थी। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी फौज का सामना हुआ तो हुआ कैसे? बाबर के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक ऐसी तकनीक थी जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थी। उसने पहली बार भारत में किसी लड़ाई में तोपखाने और बारूद का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। लोदी की वो विशाल सेना और उसके जो हाथी थे, वो इन तोपों के सामने टिक ही नहीं पाए। तो पानीपत की लड़ाई ने लोदी वंश का तो खात्मा कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने बाबर को बुलाया था, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक झटका इंतजार कर रहा था। बाबर ने वापस जाने के बजाय यहीं हिंदुस्तान में रहकर अपना साम्राज्य स्थापित करने का फैसला कर लिया। अब जीत के बाद बाबर का पूरा ध्यान अपने इस नए साम्राज्य को मजबूत करने और अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म करने पर लग गया। उसने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को रास्ते से हटाया। पहले पानीपत में लोदी को हराया, फिर अपने ही पुराने सहयोगी राणा सांगा को खानवा में हराकर राजपूतों की शक्ति को भी तोड़ दिया, और उसके बाद बंगाल और बिहार के अफगान शासकों को भी शिकस्त दी। और इस तरह उसने पूरे उत्तरी भारत पर अपना कब्जा पक्का कर लिया। और जानते हैं बाबर के बारे में हम इतना सब कुछ इतनी डिटेल में कैसे जानते हैं? क्योंकि उसने खुद अपनी एक आत्मकथा, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा। और इसमें उसने अपनी जिंदगी, अपनी जीत, अपनी हार और हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ भी महसूस किया, उसे बड़ी ही ईमानदारी से दर्ज किया है।
तो अगर हम बाबर की विरासत को देखें तो उसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में समझते हैं। पहला, वो एक मिलिट्री इनोवेटर था जो भारत में तोपखाना लेकर आया। दूसरा, वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और तीसरा, इन सब के साथ साथ वो एक कमाल का लेखक भी था। लेकिन अपना इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद बाबर ज्यादा समय तक इसका सुख नहीं भोग सका। उसकी सेहत लगातार गिरती चली गई और 1530 में आगरा में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं वो अगला बादशाह बना। तो आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है कि असली बाबर कौन था? एक क्रूर विजेता जिसने अपने साम्राज्य के लिए अनगिनत लोगों की जानें ली, या फिर एक संवेदनशील कवि जो प्रकृति पर खूबसूरत कविताएं लिखता था? शायद असली बाबर इन दोनों के बीच में कहीं था, और यही बात उसे इतिहास का एक बेहद जटिल और उतना ही दिलचस्प